रिवॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से हैं? एक तो एच वाई वी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए सबसे पहले। फिर दूसरा उनमें इरिगेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट इरिगेशन पहुंचाने का ही जरिया है, ठीक है। तो इरिगेशन चाहिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट आ जाता है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत चाहिए। फिर फर्टिलाइजर तभी डाल पाएंगे जब इरिगेशन होगा, ताकि फर्टिलाइजर डाइल्यूट होके पेड़ की जड़ों में जाए। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर डाल दिए तो हर्बिसाइड्स और पेस्ट्स वगैरह, हर्ब्स और वीड्स और पेस्ट बहुत सारे आ जाएंगे। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वर्बिसाइड, वो हर्बिसाइड वगैरह चाहिए होंगे हमें, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब को खरीदने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेडिट सप्लाई, एग्री क्रेडिट सप्लाई हमें चाहिए होगी, ठीक है। जब ये सब कर लेंगे तो हमें फार्म मैकेनाइजेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि हम रोड से पहुंचा पाए अपना सामान और उसकी मार्केटिंग हो, ठीक है। और फिर है कि इन सभी के लिए ना बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कि जो लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन हो, और R&D के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोलनी पड़ेगी, ठीक है। क्या समझ आया? तो सबसे पहले सीड्स होंगे, सीड्स को हम बोएंगे जो इरिगेशन से फलेंगे फूलेंगे, और इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट भी करनी होगी हमें। और फिर हम फर्टिलाइज़र डाल रहे होंगे, उसके बाद पेस्टिसाइड्स भी हमें डालने पड़ेंगे। और पेस्टिसाइड्स इन सब को खरीदने के लिए हमें क्रेडिट सप्लाई चाहिए होगी, और हमें रूरल मैकेनाइजेशन एंड फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन करनी होगी। और तो हमें रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग करनी होगी। एंड स्टेप तो यही है, लैंड रिफॉर्म और लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन करना होगा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ कोट देख लेते हैं जो पेपर में लिखेंगे तो बहुत सही रहेगा। जैसे कि पियर्सन कमेटी का क्या कहना है। पियर्सन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने बोला कि HYV सीड्स को कॉल इट एज ऑथेंटिक मार्वल ऑफ आवर टाइम इनेबलिंग अस टू ब्रेक शिप टू माउथ सिचुएशन, ठीक है। तो शिप टू माउथ सिचुएशन, इस पे कमेंट क्या बोला था? पियर्सन ने बोला था। पियर्सन ने बोला था इसे ऑथेंटिक, HYV सीड्स को ऑथेंटिक मार्वल ऑफ आवर टाइम इनेबलिंग अस टू ब्रेक, जो शिप टू माउथ की सिचुएशन बनी हुई थी ना। तो शिप टू माउथ पियर्सन, पियर्सन शिप टू माउथ, पीएसएम शिप टू माउथ, ठीक है। ऑथेंटिक मार्वल ऑफ आवर टाइम, पीएसएम याद रखना है आपको, एक सब्जेक्ट का नाम होता है ना पीएसएम। तो पियर्सन कमेटी शिप टू माउथ कंडीशन ऐसी। फिर MS स्वामीनाथन ने क्या बोला था? दैट अपार्ट फ्रॉम इरेजिंग बेगिंग बाउल इमेज ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेन हैव बीन सेविंग आवर लैंड एंड फॉरेस्ट, ठीक है। स्वामी थे इस लैंड के और फॉरेस्ट के। तो उन्होंने क्या बोला कि अपार्ट फ्रॉम इरेजिंग बेगिंग बाउल इमेज ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेन हैव बीन सेविंग आवर लैंड्स एंड फॉरेस्ट। वो स्वामी थे, मतलब लैंडलॉर्ड होंगे, तो लैंड एंड फॉरेस्ट बचाने की जो सबसे इम्पोर्टेंट था उनके हिसाब से। ऐसी PSM याद होना चाहिए। पियर्सन कमेटी रिपोर्ट ने क्या बोला? शिफ्ट टू माउथ सिचुएशन को ब्रेक करा इसने हमारी। कमांड एरिया डेवलपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन देख लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर की इतनी इम्पोर्टेंस थी ना। तो जैसे बीबी के वाइन्स है ना, तो ये बीबी वोहरा है, तो बीबी के वाइन्स के लिए ग्राउंड वाटर चाहिए होता है, ऐसे याद कर लो। तो ग्राउंड वाटर रिवॉल्यूशन बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। बीबी के वाइन्स के लिए ग्राउंड वाटर चाहिए, तो ग्राउंड वाटर रिवॉल्यूशन भी इसे बोला गया, ठीक है। अब मोनोकल्चर से क्या होता है? जब पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे, जब मोनोकल्चर होगा ना, हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, तो उससे वो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 1980s की अपनी एक रिपोर्ट में बोला कि 30 मिलियन हेक्टेयर्स की क्रॉप पे लगभग पेस्ट और डिजीज का अटैक हो रखा है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए देखो, चोपड़ा साहब, बड़ा आदमी लगता है ना, चोपड़ा साहब क्रेडिट देते हैं। तो चोपड़ा, तो क्रेडिट सप्लाई पे RN चोपड़ा ने क्या बोला? क्रेडिट इज मोस्ट क्रूशियल इन ऑल एग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द अदर इनपुट्स ऑल डिपेंड ऑन क्रेडिट अवेलेबिलिटी। RN चोपड़ा ने बोला क्रेडिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन एग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, all the other inputs depend on credit availability. Farm mechanization, rural electrification, ली हॉलमैन। तो जैसे हॉलमैन मतलब ले हॉलमार्क, ऐसे बोलो ना, हॉलमार्क किसी भी चीज़ पे लगाते हैं हम। तो मार्केटिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मॉडर्न प्रोडक्टिव प्रोसेस, द पार्ट एट द एंड दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू ऑल दैट हैड गॉन बिफोर।
तो वर्बेटिम याद करने की कोशिश करो। मार्केटिंग क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न प्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न प्रोडक्टिव प्रोसेस, द part at the end that give meaning and purpose to all that had gone before, the part at the end that had given purpose and meaning to all that had gone before। ली हॉलमैन, मतलब ले हॉलमार्क फाइनल प्रोडक्ट पे तो लगाते हैं जो मार्केटिंग करते हैं हम। ठीक है, तो मार्केटिंग पे ले हॉलमैन ने बोला था कि इट इज़ द पार्ट एट द एंड दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू ऑल दैट हैड गॉट बिफोर। फिर है लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन, और 10th है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ओज ओरिजिन टू फाइंडिंग ऑफ न्यू ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड बाय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बॉरलॉग। ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ओज ओरिजिन इन फाइंडिंग ऑफ न्यू डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड बाय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, न्यू डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड। ठीक है, ओज ओरिजिन इन फाइंडिंग ऑफ न्यू डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड बाय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, तो वेंट टू सब कॉन्टिनेंट इन 1963, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, व्हेन डिवास्टेटिंग फेमाइन लूमिंग ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1964 में एक ड्रॉट आता है, ड्रॉट ईयर, तो उसमें सीड पहली बार फील्ड में टेस्ट करा गया था। ठीक है, ये डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड जो था पहली बार फील्ड में टेस्ट किया 1964 में। और 1966 के जो खारिफ सीजन था ना, उसमें HIV प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा गया। तो इसमें क्या 1966 में 0.4 MHA के लैंड के लिए 16,000 टन्स का लगभग जो सीड था ना वो इंपोर्ट करा गया 0.4 MHA के लिए HIV प्रोग्राम के अंदर 1966 के खारिफ सीजन में। अब जो 1967-68 का, भाई एक तो ये वीट था, वीट तो रबी क्रॉप है, खारिफ सीजन में क्यों इंपोर्ट किया? ठीक है, 1966 का खारिफ सीजन HIV प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा उसके बाद करा होगा ना इंपोर्ट। अब 1967-68 में क्या, जो प्रोडक्शन थी ना फूड ग्रेन्स की वो 25% से इंक्रीज हो गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू मोर देन व्हाट अचीव्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इतना तो इंडिपेंडेंस से अचीव नहीं हुआ था। अब ये डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, ये लेट 1940 से ही ना ये क्या कर रहे थे, डॉक्टर हसार के साथ रिलेंटलेस ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहे थे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, जो वीट की यील्ड थी ना 1944 से 70 तक, 1944 लगभग मिड 1940 से 1944 से 1970 तक वीट की यील्ड उन्होंने 4 गुना बढ़ा दी थी। ठीक है, किसने? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और डॉक्टर हसार, NEBH, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एंड डॉक्टर हसार रिलेंटलेस ब्रीडिंग प्रोग्राम इन्होंने किया, चूजिंग बेस्ट ऑफ व्हीट जीन्स इन वर्ल्ड। तो इसने क्या हुआ, क्राउंड विद सक्सेस बाय 1951 इन मेक्सिको। अब ये जो मेक्सिको है इसमें सेल्फ सफिशिएंट इन फूड बाय 1956 हो गया था, क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग और जो डॉक्टर हसार थे इन्होंने 4 गुना यील्ड बढ़ाई थी ना वीट की, तो इसीलिए 1951 में इन्हें क्राउन भी करा था, क्राउन विद सक्सेस इन मेक्सिको जो थी ना। तो मेक्सिको सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था फूड में 1956 तक ही। और जो मेक्सिकन डॉर्फ व्हीट है ना, फर्स्ट रिलीज टू फार्मर्स इन 1961 इन इंडिया, पहली बार 1961 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। 1964 में 1963 में इन्होंने विजिट किया सब कॉन्टिनेंट में, 1964 में पहली बार फील्ड टेस्ट हुआ। तो इससे क्या, रिकॉर्डिंग यील्ड ऑफ 7,000 किलोग्राम हेक्टेयर, दैट इज डबल देन एवरेज। जब ये इंडिया में हुआ ना तो इसकी यील्ड 7,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। अब ये सब हमने देख लिया, ये जो 25% से प्रोडक्शन हमने इंक्रीज होते हैं। ठीक है, याद हो गया। न्यू डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सीड किसने करा? डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने करा एंड डॉक्टर हसार ने मिलके 4 गुना व्हीट की जो यील्ड थी उसको इंक्रीज कर दिया 1944 से 70।
1951 में क्राउन करा था विद सक्सेस इन मेक्सिको। 1956 में मेक्सिको सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। 1961 में ये इंडिया में पहली बार सीड आया और इसने जो यील्ड थी वो 7,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डबल कर दी एवरेज से ना जो इंडिया में चल रहा था। अब हम देखते हैं इंटेंसिव आईएडीपी, देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईएडीपी। तो ये 1961 में लॉन्च हुआ आफ्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉस्ट शीन। सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो शाइन थी ना, शीन थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो आईएडीपी जो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था लॉन्च इन 1961 आफ्टर सीडीपी लॉस्ट शीन। अब फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में करा, ऑल्सो नोन एज, इसे पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं, आईएडीपी को ना पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। कोर फिलोसफी इज टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस 7 डिस्ट्रिक्ट में करा गया था। कौन सी पायलट बेसिस? एक तो लुधियाना, लुधियाना आपको पता है ना पंजाब के ईस्ट में है बिल्कुल, तो लुधियाना में लॉन्च हुआ था। फिर एक अलीगढ़, अलीगढ़ यूपी में है नीचे की तरफ, ठीक है, अपना आगरा वगैरह के आसपास, तो अलीगढ़। फिर शाहबाद, थंजौर, वेस्ट गोदावरी और रायपुर, ठीक है। तो वेस्ट गोदावरी आपको लास्ट याद रखना है, लास्ट वेस्ट गोदावरी रायपुर, लास्ट से लुधियाना, ए से लुधियाना, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद, लुधियाना अलीगढ़, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, लुधियाना, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, वेस्ट गोदावरी रायपुर, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, वेस्ट गोदावरी रायपुर, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद, लुधियाना, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, वेस्ट गोदावरी रायपुर, 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 लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, वेस्ट गोदावरी रायपुर। तो जो बीडीओ एंड वीएलडब्ल्यूज है, ठीक है, डबल्ड, बीडीओज एंड वीएलडब्ल्यूज डबल्ड एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड। जो बीडीओज है और विलेज लेवल वर्कर्स जो है, बीडीए एंड वीएलडब्ल्यूज विलेज लेवल वर्कर्स डबल कर दिए गए और जो एग्री एक्सटेंशन ऑफिसर्स थे वो अपॉइंट कर लिए गए। बीडीओज और वीएलडब्ल्यूज की संख्या बढ़ा दी गई, दुगनी कर दी गई, और एईओ जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया। 1961 में 17 लाख टन्स की प्रोडक्शन थी और वो 1964 जब आईएडीपी लॉन्च हुआ था तब 17 लाख टन्स की प्रोडक्शन थी। और ये 1964-65 तक आते आते जब पहली बार फील्ड टेस्ट हुआ ना HYV सीड्स का इंडिया में, तब तक ये 23.5 लाख टन्स हो चुकी थी। 17 लाख से 23.5 लाख टन्स हो गई थी ये, ठीक है। तो आईएडीपी जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर आईएडीपी दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। आईएडीपी हमने देख लिया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले है, 1961 में लॉन्च हुआ, 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च हुआ, लुधियाना अलीगढ़ शाहबाद थंजौर, वेस्ट गोदावरी रायपुर, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसे पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें सीड्स और लोन एक्सटेंड कर रहे थे हम फार्मर्स को, ठीक है, सीड्स एंड फर्टिलाइजर लोन्स एक्सटेंड कर रहे थे फार्मर्स को ताकि वो सीड एंड फर्टिलाइजर खरीद सकें। बीडीओज और वीएलडब्ल्यूज की संख्या दुगनी कर दी गई और एईओ को अपॉइंट कर लिया गया। 1960 में 17 लाख टन्स प्रोडक्शन थी और 4 साल बाद 64-65 में 23.5 लाख टन प्रोडक्शन हो गई। आर एन चोपड़ा ने बोला, चोपड़ा साहब वही क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने, आर एन चोपड़ा फेमस है ना अपनी लाइन के लिए, ठीक है। किस लाइन के लिए? आर एन चोपड़ा ने बोला था, क्रेडिट इज द मोस्ट क्रूशियल इनपुट इन ऑल एग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द अदर इनपुट्स ऑल डिपेंड ऑन क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ये आर एन चोपड़ा साहब ने बोला था। अब आर एन चोपड़ा साहब ने बोला, आईएडीपी इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम गेव मच नीडेड अडॉप्शन ब्रेक थ्रू। ये अडॉप्शन, कुछ कीवर्ड देखो आपको याद रखने होते हैं, जैसे पैकेज प्रोग्राम आपको याद रखना है, फिर आपको एडॉप्शन ब्रेक थ्रू याद करना है कि आर एन चोपड़ा ने बोली थी। आईएडीपी गेव मच नीडेड एडॉप्शन ब्रेक थ्रू, adoption of modern techniques of agricultural growth which
when coupled with epoch-making biological breakthrough gave birth to green revolution in India. ठीक है, IADP ने adoption breakthrough दिया, much needed adoption breakthrough. ठीक है, modern techniques of agricultural growth which when coupled with epoch-making biological breakthrough gave birth to green revolution in India. तो adoption breakthrough, biological breakthrough, ठीक है, बायोलॉजिकल ब्रेक थ्रू लिख के ब्रैकेट में RN चोपड़ा लिख सकते हैं हम, क्या है इन्होंने बोला था. ठीक है, तो ये भी अब हमें याद हो गया क्या, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब हम आगे देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम. जब इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया था ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, मतलब IADP को डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, बोथ टर्म का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से एरिया पे आ गया अब ये 1964-65 में. तो ये क्या, इसमें अब एक्सटेंड कर दिया, पहले केवल 7 डिस्ट्रिक्ट में था, अब ये 114 डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक्सटेंड कर दिया, और 1084 ब्लॉक्स में, और ये 66-67 में क्या 1410 ब्लॉक्स तक एक्सटेंड हो गया. अब ये इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम जो है, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर इन इंटेंसिव मैनर, development of scientific and progressive agriculture in scientific manner, area having high production potential, area having high production potential. ठीक है, इसमें क्या ग्रेटर इम्फेसिस किस पे कर रहे हैं, दो चीज़ों पे, कि जिन एरिया में हाई पोटेंशियल है, ठीक है, हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, मतलब ये रीजनल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के फेवर में नहीं है, तो ये जिनमें हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल है उन एरियाज पे फोकस, और साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल एंड इंटेंसिव मैनर पे फोकस, ये इन दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, कौन सा, IAAP, पहले था IADP 1961, फिर IAAP 1964-65. अब जो बायोलॉजिस्ट पॉल एहलरिच है, उन्होंने 1968 की एक बेस्ट सेलर है द पॉपुलेशन बॉम्ब. तो बायोलॉजिस्ट पॉल एहलरिच, एहरलिक, बायोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक, 1968 द पॉपुलेशन बॉम्ब. Biologist Paul Ehrlich, the population bomb 1968, that 100 million would starve to death in 1970s and 1980s in spite of any crash program embarked upon. ये बायोलॉजिस्ट पॉल एहलरिक ने द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में ये बोला था कि ठीक है, 100 millions of people would starve to death in 1970s and 1980s in spite of any crash program. ये टर्म याद रखना, any crash program embarked upon. ठीक है, ये पॉल एहलरिच ने 1968 में बोला था, मतलब वो पॉजिटिव माल्थूसियन चेक की बात कर रहे थे. अब जो टर्म थी ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट यूज बाय विलियम एस गॉड. ठीक है, ये गॉड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन है. ठीक है, गॉड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन, पॉल एहलरिक रिच प्रिडिक्शन, पॉल एहलरिक ने पॉपुलेशन बॉम्ब, द पॉपुलेशन बॉम्ब. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो टर्म है ना, वो किसने दी थी, अपना विलियम एस गॉड ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो विलियम एस गॉड जो फॉर्मर डायरेक्टर थे ना, ठीक है, US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के, उन्होंने 1968 में ही, मतलब उसमें ही ये द पॉपुलेशन बॉम्ब में ये नेगेटिव इंसान कुछ बोल रहा है पॉल एहलरिक, उसमें ही जो गॉड है विलियम एस गॉड, वो 1968 में कुछ पॉजिटिव बोल रहा है वॉशिंगटन DC में, जहाँ पे उन्होंने वेयर ही एड्रेस सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑन, उन्होंने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन अकम्पलिशमेंट एंड एप्रीहेंशंस, उस पे बोला था. तो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन विलियम एस गॉड ने बोली थी. देखो, विलियम एस गॉड ने 1968 में उसे टर्म दी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दी थी, और वहीं पे पॉल एहलरिक 1968 में उसी चीज़ को, वो जो रेवोल्यूशन हो रही थी उसे ही एनी क्रैश प्रोग्राम बोल रहा था. तो देख रहे थिंकिंग में डिफरेंस अपना पॉल एहलरिक और विलियम एस गॉड की. ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम देखते हैं. अब ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है और उसकी यील्ड कितनी है, ये देखते हैं. 1966-67 में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उस टाइम 74 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी फूड ग्रेन्स की, और ये 2020-21 में क्या 308 मिलियन टन हो चुकी है. 74 से 308, लगभग 4 गुना हो चुकी है ना.
7 4 ज़ा 28, 4 ज़ा 16, 296, तो लगभग 4 गुना हो गई है। 308, तो हम 308 मिलियन टन हमने पहले भी याद करा था कि इंडिया का जो नोटिफाइड एरिया है ना, मतलब वो लगभग 308 मिलियन हेक्टेयर का ही है। तो 308 मिलियन टन वहाँ से भी याद कर लो कि इतनी फूड प्रोडक्शन करी है। ठीक है, 308 मिलियन टन की, 74 से 308 पहुँचाइए। अब दूसरी बात है कि अब वीट की प्रोडक्शन एंड यील्ड इस टाइम में और राइस की प्रोडक्शन एंड यील्ड इस टाइम में कितनी चेंज हुई है। तो ये 4 गुना हुई, 74 से 308, लगभग 4 गुना। तो 308 तो हमें वैसे भी याद रहेगा, तो उसको 308 को 4 से डिवाइड करो, 428। ठीक है, 2 बचा, 428 और फिर 28, 77 आएगा ना अगर इस 308 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 77 नहीं पर 74 है। ठीक है, तो अब हमें ये भी याद हो गया, 74, 308, 74 मिलियन टन, 308 मिलियन टन। अब जो वीट है उसी टाइम में वो क्या, 11.4, देखो 11, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 110 मिलियन टन। ठीक है, 110 मिलियन टन। और जो यहाँ पे है 0.4 दोनों में आ रहा है, 11.4, 30.4, तो ये 11 था, यहाँ पे ये 30 है, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना। अब ये तो देखो कितना 3 गुना था तब भी, पर ये 122 मिलियन टन ही हुआ, तो ये लगभग 4 गुना इस पर पहुंचा। जैसे कि फूड ग्रेन्स 4 गुना हुई ना, ऐसी राइस भी 4 गुना हुआ। जैसे फूड ग्रेन्स 4 गुना, राइस भी 4 गुना। तो मतलब वीट पे ज़्यादा जोर रहा, क्योंकि वीट 10 गुना हो गया, तो राइस 4 गुना हुआ। 30.4 से 4 से मल्टीप्लाई किया, 120 हुआ। तो 120, 1 to 1.6, 1 to 1.6 हुआ, तो उसे 122 मिलियन टन लिख दो, तो वो भी याद हो गया। ठीक है, याद हो गया आपको सारे? बोलो फिर से, 74 मिलियन टन, 74, 4 से मल्टीप्लाई किया, 308, 308 MHA भी था, तो ये दोनों याद हो गए। फिर अगला है 1130, 1130, 1130, 741130, ऐसे करके याद रखो। बोलो फिर से, 741130, 741130, 741130। 74 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 308 आया, क्योंकि 308 इंडिया का नोटिफाइड एरिया भी है, ऐसे याद रखो। फिर 741130, फिर 11.4 तो आगे लगाना ही है, तो 11.4, ये 30.4 मिलियन टन। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 110। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना होता है, 122। याद हो गया? तो ये तीनों, ये 6 नंबर्स तो आपको याद हो गए होने चाहिए। अब अगले नंबर्स देखते हैं। हमने बोला 7411, 741130, 741130। अब जैसे यहाँ 74 था ना, अब यहाँ पे 64 कर दो, पर किलोग्राम पर हेक्टेयर करना है ना हमें। 741130, 74 का 64 कर दो, तो 644। ठीक है, अब बाकी 2386, 886, 3464, 864, 674 का 644 कर दो, और 2386। ठीक है, तो इसे देखो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखो, द टोन दैट आई एम सेइंग, 2386, 886, 3464, 864। फिर से बोलता हूँ, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864, 2386, 886, 3464, 864। ठीक है, याद हो गया? तो पहला नंबर तो ये मैंने याद करवाई दिया था, जैसे 74 है ना, उसको 644 कर दो। 644 के बाद वही नंबर है, 2386, 886, 3464, 864। तो याद हो गया, बड़ा सिंपल था। 2386, 886, 3464, 864, 2386, 2386, 886, 3464, 864, 3464, 864। फिर यहाँ पर 2713, 2713 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2713। ये वाला नंबर अभी याद नहीं हुआ, बस 2713 ये याद कर लेना अच्छे से। 2713, बोलो, 2713, 2713, 2386, 886, 3464, 864, 2713। फिर ये 74 का 644 हुआ, 74 तो हमें याद रहेगा, उसका 4 गुना। फिर नीचे क्या था, 7411, 741130, 741130, 741130। ठीक है, ये भी याद हो गया। हेंस ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफन कॉल्ड ग्रेन रेवोल्यूशन और व्हीट रिवोल्यूशन
ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस ऑन फूड ग्रेन प्रमोट मोनोकल्चर। तो ये जो वीट रीजन था, ये वाला वीट रीजन, राइस वाला ये रीजन, एरिया मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वीट वाला रीजन, ये राइस वाला रीजन, एरिया जो मोस्ट बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। डिफ्यूजन ऑफ राइस और डिफ्यूजन ऑफ वीट देख लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले जो राइस था वो ये 100 सेंटीमीटर आइसोफाइट वाले एरिया इसमें था ना। तो राइस कल्टीवेशन एरिया बिफोर 1965-66। अब यहाँ की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख सको तो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख देना, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान ही है ऐसे। यहाँ पे कुछ अगर प्रकाशम, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे चेन्नई वगैरह आपको लिखना हो, रामनाथपुरम, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नाम आप लिख सकते हो। फिर ये कोस्ट हो गया अपना, कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट हो गया। फिर ये पूरा ईस्ट का इलाका हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा वाला इलाका हो गया। लिमिट एक्सटेंडेड आफ्टर 1965-66। तो ये कुछ इलाका गुजरात का भी हो गया। फिर ये इंटीरियर्स के और इलाके आ गए, ठीक है, ये वहाँ तक चला गया। ऐसी डिफ्यूजन ऑफ वीट पहले इस एरिया में था केवल। फिर ये इंक्रीज होता होता 70 में ऊपर गया, 70, 71, 70, 69 में ऊपर नीचे दोनों गया, 70 में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब गया, 69, 70 में ऊपर नीचे गया, 71, 72, ठीक है। ये तो हुआ राइस और वीट की एक्सपेंशन। अब हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्रेन हमने देख लिया था। 2386, 886, 864, 864, 741130। फिर 308, 110 और 122, ये सब हमने याद कर लिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, जो 1966 में केवल 150 किलोग्राम मिलता था ना, वो 2020-21 में वो 185.5 किलोग्राम तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये लगभग 35.5 किलो बढ़ गया। और 35 किलो फूड ग्रेन पर मंथ पर फैमिली तो अंत्योदय अन्न योजना में भी मिल जाता है एक्सट्रीमली पुअर को। तो वहाँ से 35 याद रखना है आपको कि 35 का इंक्रीज हुआ है, तो 35 हम गरीबों में दे देते हैं। तो 1966 में 150 था, वो अब बढ़ के 185.5 हो गया। अब जो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे लुधियाना, वो जो IAAP प्रोग्राम था ना, इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, और इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP जो प्रोग्राम था, जो 1964 में लॉन्च हुआ। उसमें सबसे पहले जो 1964 में कब लॉन्च हुआ था, एक मिनट, 1961 में लॉन्च हुआ IADP। तो उसमें लुधियाना भी एक डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। तो लुधियाना में जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना था कि लुधियाना के फार्मर्स अपना 55% ऑफ द इनकम जो थी ना, वो प्लो बैक कर रहे थे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। हेंस एक वर्चुअस साइकिल बन गया इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड हायर अपॉर्चुनिटीज का। अब कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रूरल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी टू फार्मर्स, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स, ये सभी, ठीक है, बढ़िया चीज़ें थी। प्रॉब्लम क्या हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब इट इज़ नीदर प्रोडक्ट न्यूट्रल नॉर ही रीजन न्यूट्रल एंड लीव्स अनइवन इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, रीजन एंड क्लास ऑफ द पीपल। समझ रहे हो? प्रोडक्ट न्यूट्रल मतलब क्रॉप इंटर क्रॉप इम्बेलेंस क्रिएट करता है और इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि वीट, जवार बाजरा जो है, तो मिलेट्स हो गए। वीट और राइस है, ग्रेन है, गेंड, ठीक है। वीट, राइस, मेज, जवार और बाजरा जो मिलेट्स है, तो इन्होंने तो गेन करा। बट जो वीट है उसने मैक्सिमम बेनिफिट एक्रीव करा, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था वीट का लगभग 10 टाइम्स जो थी वो इंक्रीज हुई थी ना, जो अपना प्रोडक्शन थी 11 से 11.4 से 110, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था पहले ही। अब जो कॉमर्शियल क्रॉप रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनटच्ड, जैसे कॉटन, जूट, टी, शुगर केन वगैरह, ये लगभग अनटच्ड रही। तो वीट रेस्टेड आर फ्रॉम कोर्स ग्रेन, ऑयल सीड, पल्सेस एज नॉट मच डेवलप्ड, ठीक है।
wheat rested area from crop grain oil seed or pulses as much not developed. रीजनल डिस्पैरिटी क्या थी? 60% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया अनटच्ड बाय इट, उसको तो टच ही नहीं किया. जो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. जो पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ने मैक्सिमम बेनिफिट पाया. हार्डली जो वेस्ट बंगाल में देखो, औस अमन और बोरो 3 राइस कल्टीवेशन हो रही हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी वहाँ की जो फार्मर्स की आय है प्रति माह, वो अभी 6,000 से कम है. मतलब वहाँ पे, और बिहार में भी ऐसे ही हाल है, गरीबी है. तो इसका मतलब वही है कि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने टच ही नहीं किया. वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, जो सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, उनको भी टच नहीं किया, ठीक है. तो अब बाकी देखते हैं कुछ कुछ इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़, ठीक है. जैसे कि बिग फार्मर्स जो थे, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड थी, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ. और आज की डेट में ऐसे फार्मर 0.6% से भी कम है. तो उन पर, ठीक है, क्रॉप्स के बीच में डिफरेंसेस है, रीजन्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिनको फ़ायदा हुआ उनके बीच में डिफरेंसेस हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, पंजाब हरियाणा के अलावा ना, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसने वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में, बिकॉज ये एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, ठीक है. तो अब एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन नॉट ग्रोन एट अ रेट विच वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर. जो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस थे, जैसे कि डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी है, वाटर टेबल फॉलिंग एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ 1 m पर ईयर, ठीक है, 1 मीटर पर ईयर का ग्राउंड वाटर फॉल है. तो इंडिया में जो ग्राउंड वाटर यूसेज है इंडिया की ना, वो 25% ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर यूसेज जो है इतनी इंडिया की ही है, ठीक है. तो ये वाले इश्यूज बड़े ज़्यादा आने लगे, क्योंकि डिप्लीट 90% से ज़्यादा जो अपना फ्रेश वाटर इंडिया में यूज़ हो रहा है, वो फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ही हो रहा है, ठीक है. वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही है, क्योंकि हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स जैसे अपना राइस और शुगर केन वगैरह उगाते हैं. तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ, बिकॉज पॉल्यूशन वही है ना, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं हम फर्टिलाइजर्स, यूरिया फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ठीक है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में बहुत बढ़ रही है. नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है. आईसीएमआर जो है ना, उसने कॉपर, लेड, जिंक के ट्रेसेस पाए हैं दूध में, वेजिटेबल्स में, बिकॉज केमिकल्स का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना. तो ये है. अब देखते हैं कुछ कुछ, देख लेते हैं ये वाली जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या कहा, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें लिखना क्या क्या है. एक तो पहले हम जो उनका प्रोडक्शन है और यील्ड है, उन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, मेनली फूड ग्रेन्स, वीट और राइस का, वो लिखेंगे. 2386 886 3464 864 याद हो गया. तो 74 11 30 308, ये 10 गुना हुआ, ये लगभग 4 गुना हुआ, ये याद हो गया हमें. और ये 74644 है. 2386 886 3464 864, ये याद हो गया हमें. डिफ्यूजन का ये हमें मैप बनाना है, ठीक है, ये भी हमें याद हो गया. फिर हम बनाएंगे पर कैपिटा कंजप्शन फूड ग्रेन्स की कितनी हो गई, अवेलेबिलिटी कितनी है. फिर हम बताएंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में, इंटर रीजनल डिस्पेरिटी, इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी, इंटर जो फार्मर्स डिस्पैरिटी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का उतना असर नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, इन्वायरमेंट को इसने बहुत सारे घाटे पहुंचाए, ठीक है. फिर इससे क्या डिसरप्शंस हुई है मार्केट में, क्योंकि हम जो फूड ग्रेन्स हैं, हमारी लगभग 65.5% जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ना, वो फूड ग्रेन्स के लिए ही यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो देख रहे हो फूड ग्रेन्स का कितना इम्पैक्ट है. इसके चक्कर में हम जो फॉडर क्रॉप है वो नहीं उगा पा रहे, इसके चक्कर में हमारा जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही,
तो ये बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो एमएल दंतेवाला ने इन इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इनका वर्क होगा, उसमें बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज गिवन ब्रीदिंग टाइम, एज अ रिजल्ट देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज एंड प्लानर्स विल कंसंट्रेट मोर ऑन इंडियन प्लानिंग। ठीक है, जहाँ पे भी लिखा है ना दंतेवाला ने बोला था ये, एमएल दत्तावाला ने ब्रीडिंग टाइम की, एमएल ने बोला था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक ब्रीडिंग टाइम दिया है। एज अ रिजल्ट जो एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज की थी ना, जो 1968 में क्रिएट की गई थी, कि ठीक है, किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, पॉल एहलरिक की जो किताब थी 1968 में, जो द पॉपुलेशन बॉम्ब, जो उसने बोला था कि मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई। ठीक है, तो उससे जो एंजाइटी क्रिएट हुई थी फूड शॉर्टेज की, उसको रिलीफ देने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसने एक ब्रीडिंग टाइम प्रोवाइड किया। तो एमएल दत्ता, ब्रीडिंग टाइम, एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज से रिलीफ, ब्रीदिंग टाइम रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज, एमएल दलतेवाला ने बोला। फिर अगला है जीएस भल्ला एंड जेके चड्ढा, उन्होंने अपने वर्क में बोला, said drive toward mechanization was caused mainly by the labor scarcity and relatively high rate, specially, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एमएल दत्तावाला इंडियन एग्रीकल्चरल एमएल दत्तावाला इन इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस सेड ग्रीन रेवोल्यूशन हैज गिवन ब्रीदिंग टाइम, एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज एंड प्लानर्स will concentrate more on Indian planning. Green Revolution has given breathing time. Green Revolution has given breathing time. As a result, there will be relief from anxiety of food shortage and planner will concentrate more on Indian planning. Green Revolution has given breathing time. Green Revolution has given breathing time. As a result, there will be relief from anxiety of food shortage and planner will concentrate more on Indian planning. Green Revolution has given breathing time. As a result, there will be relief from anxiety of food shortage. देखो, आप इतने तो याद कर नहीं पाओगे, एमएल दत्तावाला, जीएस भल्ला, जी के चोपड़ा, वुल्फ लेडेंजिंस्की, इतने नहीं याद कर पाओगे, एक ही याद करो, पेपर में लिख के आओ बस। एमएल दत्तावाला इन इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस सेड कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज गिवन ब्रीडिंग टाइम, एज अ रिजल्ट देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज एंड प्लानर्स विल कंसंट्रेट मोर ऑन इंडियन प्लानिंग। एक तो ये एमएल दत्तेवाला लिखाओ, और दूसरा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पॉजिटिव टर्म्स में लिखने के लिए। फिर दूसरा, ये अब नेगेटिव टर्म्स में लिखना है तो अपना वंदना शिवा को याद रखो। वंदना शिवा द वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, उसमें वो कहती है कि ये वंदना शिवा को याद रखो नेगेटिव पॉइंट्स के लिखने के लिए, कि HIV इज अ नॉर्मर, इट इज एक्चुअली अ हाईली रिस्पॉन्सिव वेरिएंट। ये हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं है, हाईली रिस्पॉन्सिव वेरिएंट है। तो इंक्रीजिंग इंसिडेंस दैट इंडिजीनियस वेराइटी, इंक्रीजिंग एविडेंस दैट इंडिजीनियस, ये वन्ना शिवा बोलती है, इंक्रीजिंग एविडेंस दैट इंडिजीनियस वेराइटी कुड यील्ड हाई गिवन रिक्वायर्ड डोजेज ऑफ द इनपुट। Inevitability of the green revolution option was built on neglecting other avenues for increasing production that is more ecological. ठीक है, जो जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं ना, वो दवाई दे देते हैं कि जल्दी रिलीफ, अपना आयुर्वेदिक में जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, तो लोग एलोपैथी के चक्कर में सालों भर लगे रहते हैं, जल्दी रिलीफ, बट उनको रिलीफ कभी नहीं मिल पाता कई बार डिजीजेज में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो इनएविटेबिलिटी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑप्शन was built on neglecting other avenues for increasing production that is more ecological, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करना। ठीक है, और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ द लैंड लोकल रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग इंडिजीनियस सीड्स, इनको करने की बजाय इसने HYVs के लिए बोला था, हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए। ये HYVs नहीं है, ये हाईली रिस्पॉन्सिव वेरिएंट है। और अगर इंडिजीनियस वेराइटीज को भी दे दिया जाए ना, कुड यील्ड हाई, अगर उनको भी रिक्वायर्ड डोजेज ऑफ इनपुट्स दे दिए जाए। ठीक है, अब हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो आपको दो ही याद रखने हैं जैसे मैंने बताया, एक तो वंदना शिवा द वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा एमएल दत्तेवाला इंडियन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, जो ब्रीडिंग टाइम और रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है
उसके लिए इवन जो नॉर्मन बारलॉग जो थे, जिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 के जनक थे, ठीक है, उन्होंने अपॉन रिसीविंग नोबेल जब उन्हें 1970 में मिला ना, उन्होंने भी बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड ओनली अ टेम्पररी सक्सेस। जैसे एम एल दत्ते वाला ने बोला था, ये प्रोवाइडेड अ ब्रीदिंग टाइम, ठीक है, रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी ऑफ फूड सिक्योरिटी, रिलीफ इन एंजाइटी फ्रॉम फूड शॉर्टेज, ठीक है, जो हैंड टू माउथ कंडीशन इंडिया की हो गई थी, जैसे पियर्सन कमेटी ने बोली ना कि हैंड टू माउथ कंडीशन से इंडिया को थोड़ा रिलीफ मिला है, तो यही सब बोल रहे हैं ये। तो अपना नॉर्मन बारलॉग ने भी यही बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड ओनली अ टेम्पररी सक्सेस। यील्ड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप रीच्ड प्लाटियो स्टेज। अब प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगी है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू अनसस्टेनेबल एग्री प्रैक्टिसेस। जैसे कि अब कॉटन की हम देखते हैं, बीटी कॉटन की एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होगी कि जो हाइयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होगी, किस किस चीज़ की, मिलेट्स की होगी, जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनकी, पल्सेस ऑयल सीड्स की। अब पोल्ट्री फिशरीज मतलब एलाइड सेक्टर जो है ना, तो जैसे लाइफ स्टॉक सेक्टर है, पोल्ट्री फिशरीज और मीट वगैरह, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब जो रेन फेड एरियाज हैं, हाईली हिली जो है, कोस्टल एरियाज जो हैं, डेजर्ट भी टारगेटेड। फिर सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, सस्टेन्ड एग्रीकल्चर मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। स्ट्रेटजीज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या है? एक तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को ना प्रमोट करना चाहिए, जैसे कल्चरेबल कमा ऑल ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर की जो स्कीम्स है हैव कल्चरेबल कमाउंड एरिया, ठीक है, इरिगेटेड एरिया जो सर्व करने की कोशिश करती है ना, तो ऑल जो स्कीम्स है हैव कल्चरेबल कमांड एरिया अप टू 2000 हेक्टेयर इंडिविजुअली, उन्हें माइनर इरिगेशन स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। जो 2000 हेक्टेयर को ही करना चाहे, अप टू 2000 हेक्टेयर अगर कोई स्कीम जो है कल्चरेबल कमांड एरिया है, तो उसको माइनर इरिगेशन स्कीम कहते हैं। अभी तक जो इंडिया में है 13.5 मिलियन हेक्टेयर इज करेंटली अंडर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये तो हम वैसे जब ड्रिप इरिगेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, माइक्रो इरिगेशन का, उसमें हम ग्राफ के अंदर पढ़ेंगे, पर यहाँ पे लिखा है 13.5 मिलियन हेक्टेयर 2021 तक करंटली 13.5 मिलियन हेक्टेयर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के अंदर था। स्प्रिंकलर के अंदर थोड़ा ज़्यादा है ड्रिप से ना, ठीक है, क्योंकि ड्रिप में थोड़े ज़्यादा ताम झाम है। तो अब वी हैव जो है नेट सोन एरिया 140 मिलियन हेक्टेयर, उसका लगभग 10%, 13.5 मिलियन हेक्टेयर। तो नेट सोन एरिया का लगभग 10% इज अंडर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, एंड नेट इरीगेटेड एरिया हमारा 71.5 है MHA, और हमारा जो ग्रॉस इरीगेटेड एरिया वो 102 MHA के करीब है। दैट इज 18.8% ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया अंडर माइक्रो इरीगेशन, ठीक है। लगभग 20%, 1/5 ऑफ द एरिया जो इरीगेशन के अंदर है वो हमारा माइक्रो इरीगेशन के अंदर है। ये तो काफ़ी एरिया लग रहा है, ठीक है। अब तो ये माइक्रो इरिगेशन की चीज़ें हो गई। क्या है, अगर कल्चरेबल कमांड एरिया किसी भी स्कीम का 2000 हेक्टेयर से कम का है, तो इंडिविजुअली उसे माइक्रो इरिगेशन स्कीम कहेंगे हम। अब जो ग्रीन एग्रीकल्चर है, इट इज़ बेस्ड ऑन इरिगेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम। ग्रीन एग्रीकल्चर की जब भी हम बात करते हैं ना, जैसे पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं जिसमें पेस्ट मैनेज कर लो, न्यूट्रिएंट सप्लाई मैनेज कर लो, या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कर लो। नोट, इट डजेंट एक्सक्लूड, ठीक है, मिनिमम असेंशियल क्वालिटीज ऑफ द मिनरल फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स। ग्रीन एग्रीकल्चर एक्सक्लूड नहीं कर देता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो वो कहता है कि एक्सक्लूड ही करो, ठीक है। ग्रीन एग्रीकल्चर में वो मिनिमम असेंशियल क्वांटिटीज ऑफ जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं उनको नहीं, कि मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज तो हम डालेंगे, ठीक है। तो बट ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को प्रमोट करता है। चाइना में इट इज़ प्रैक्टिस्ड एंड प्रमोटेड वाइडली ग्रीन एग्रीकल्चर। ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है वो बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स ही यूज़ करेंगे, नहीं, वो मिनिमम जो अमाउंट है वो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। ये चाइना में बहुत उस पर यूज़ करा जाता है।
अब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इनटू एवरग्रीन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग वन और मोर देन वन मेथड्स डिस्क्राइब्ड हियर विल अशर अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एग्री एंड इकोसिस्टम। ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं ना, ये कंक्लूजन ही लिखा है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इनटू एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये इनमें से एक या एक से ज़्यादा टेक्निक यूज़ करके ना, ताकि विन विन सिचुएशन हो इकोलॉजी के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। अब जो प्रिसीजन फार्मिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन एडवांस आईटी विच इंक्लूड्स डिस्क्राइबिंग एंड मॉडलिंग a variation in soil and plant species, integrating agri practices to meet site specific requirements, decrease energy input, increase economic output, decrease adverse input of environment। अब जो ये ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में हो रही है, अब इको एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है ना, म्यूचुअल रिलेशन रीइंफोर्स करती है। नेचर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी म्यूचुअल रिलेशन रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, इको एग्रीकल्चर में हम कर रहे हैं, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसे इको एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें एग्री प्रोडक्टिविटी और नेचर कंजर्वेशन दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। ब्रिंग टुगेदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, देन ओनली कैन द एग्रीकल्चर कैन प्रॉस्पर। सही बात है। तो हाउ कैन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड द बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन कुड बी अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर हम पेस्टिसाइड ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट अपने पॉलिनेटर्स हैं उनकी भी डेथ करवा रहे हैं, जैसे ब्राज़ील में ये बहुत एलिगेशन लगता है। ब्राज़ील इज़ वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट ऐसे पेस्टिसाइड्स इम्पोर्टर, ठीक है, एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी पेस्टिसाइड्स का ब्राज़ील। ठीक है, तो वहाँ पे देयर आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स यूज, बिकॉज वहाँ के मोर देन 70% ऑफ द जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, उसमें पेस्टिसाइड्स का जो मिनिमम अमाउंट है, जो 5 माइक्रोग्राम है ना, उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वहाँ पे मिल रहा है खाने में 70% ऑफ द फूड से। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो बीज हैं, हनी बीज हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, उनकी डेथ हो रही है मास स्केल पे। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वहाँ पे बड़े सवाल उठ रहे हैं अपना ब्राज़ील में। ठीक है, तो इको एग्रीकल्चर की बात होनी चाहिए, प्रिसीजन फार्मिंग की बात होनी चाहिए, जहाँ पे हम आईटी मॉडल्स वगैरह यूज़ करके ना मॉडलिंग करें बाकायदा, और साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की मदद से हम प्रिसीजन फार्मिंग करें। फिर प्रिसीजन फार्मिंग हो गई, ग्रीन एग्रीकल्चर, इको एग्रीकल्चर हो गया। वाइट एग्रीकल्चर क्या है? सब्सटेंशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली फंगी, और साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस बैठ के इम्प्रूव करे ग्रीन एग्रीकल्चर को। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस करके वो फूड डायरेक्टली लैब में उगाए, जैसे हम एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये वाली बातें करते हैं। अब देखते हैं, अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। अब अगर एवरग्रीन रेवोल्यूशन में उसे कन्वर्ट करना है, तो देन वी मस्ट एक्सपेंड जो अप्रोच है ना एरियल, वो रीजन भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, बेगरी स्कीम है। तो ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये लॉन्च हुई थी 2010-11 में। बेगरी ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया लॉन्च्ड इन 2010-11 to address constraint limiting productivity of rice based cropping system in ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया वही है, मतलब इसमें ना बंगाल का इलाका जिसमें असमन, बोरो 3 क्रॉप्स उगाई जा रही है राइस की, अपना उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वांचल का जो बिहार पूर्वांचल का इलाका है, असम का इलाका है, ये सब एरिया इसमें कवर्ड है बेगरी स्कीम में ना। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना इसका एम है। ये अब RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंदर बेगरी स्कीम अब है। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी स्पेसिफिक राइस बेस्ड क्रॉपिंग, नीड बेस्ड इनपुट दे, हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर करें। ठीक है, और साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ फॉर फार्म रिनोवेशन, ब्लॉक क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो बेगरी हो गया, वाइट एग्रीकल्चर, इको एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। हमने नॉर्मन बार्लो,
ठीक है, नोबेल इन 1970, ग्रीन रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड ओनली अ टेम्पररी सक्सेस। ये वाली चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं सब कुछ। ठीक है, ख़त्म हो गया ये टॉपिक। अभी हम इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, उसमें थोड़े हम और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, बट दिस वन इज़ ऑल्सो सफाइस।